मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, और वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रित कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो असूक्ष्म पादप तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्मजीव हैं, ठीक है। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्मजीव आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हर जगह मिलते हैं। जैसे कि यह मृदा में मिल सकते हैं, जल में मिल सकते हैं, वायु में, और हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक, यानी कि तापीय चिमनी में, और जहाँ ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण में जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव विविध स्थायित्व यानी कि प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं, ठीक है। तो विषाणु, विरोइड्स तथा प्रोटीन प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं, ठीक है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। विषाणु और विरोइड तथा प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव को हम लोग चित्र में देख सकते हैं। तो जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया यानी कि माध्यमों पर उगाया जा सकता है, ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले लें और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके, ठीक है। तो ऐसे संवर्धनजन सूक्ष्मजीवियों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। ये रही सारी बैक्टीरियाज। तो ये क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया दंडाकार आवर्धित रूप में 1500 एक्स होती हैं, और वो गोलाकार जो होती हैं आवर्धित यानी 1500 एक्स ये भी होती है। कशाभिका यानी प्रदर्शित करते हुए 50,000 एक्स आवर्धित दंडाकार बैक्टीरिया होती हैं। और जो ये विषाणु हैं, जीवाणु भोजी हैं, और एडिनोवायरस जो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है, तथा दंडाकार टोकैबो है, टोकैबोमोजिक वायरस यानी कि TAM भी होता है, यानी कि 100,000 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख तक आवर्तित होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पैट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही जीवाणुओं की कॉलोनी, यानी कि पैट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही कवकीय कॉलोनियाँ होती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं पशुओं और पादपों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्मजीव हानिप्रद हैं। अधिकांश सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए कई प्रकार के लाभप्रद भी हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्मजीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है, ठीक है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही उत्पादन है, ठीक है। तो सूक्ष्मजीवों जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो दूध प्रोटीन को
स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। दूध को दूध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। तो इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता भी सुधार हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पेट में भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभप्रद भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। तो इस आटे की फूली उभरी शक्ल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में के उत्पादन के कारण होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पथ कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर यीस्ट यानी कि सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्मजीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। तो दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। तो सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस प्ररोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। तो पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। तो विशेष सूक्ष्मजीवियों के प्रयोग से आते हैं। तो उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र यानी कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमाइनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। तो रोक्योफोर्टाई चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्मजीव, तो यहाँ तक कि औद्योगिक में भी सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों में के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय पदार्थ यानी कि दारू, बीवरेज जिसे बेवरेजेस कहते हैं। तो मादक पेय पदार्थ तथा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। तो व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, ठीक है। ये रहा किण्वक फर्मेंटर और ये रहा किण्वन संयंत्र। तो किण्वित पेय यानी कि सूक्ष्मजीव विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, जो सामान्यतः ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको वे उपापचयी अभिक्रियाएं याद हैं जिसके परिणाम स्वरूप यीस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है? विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी कि आसवन अथवा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। तो वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम लोग ये बता दे रहे हैं
ये जो ब्रांडी, विस्की और रम है, बी बिना आश्वन, अभी उसका हम उसको शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे। तो वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आश्वन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आश्वन द्वारा तैयार किए जाते हैं। किण्वित संयंत्र प्लांट का फोटोग्राफ चित्र ये रहा 8.5 वाला, ठीक है। एंड देन हम लोग बात करेंगे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, यानी कि सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खिलाफ, तथा बायो का अर्थ होता है जीवन है। तो दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ, यानी रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। तो आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा घटना थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन यानी कि पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में हावर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। तो फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवियों से अन्य एंटीबायोटिकों की भी परिशुद्ध किया गया। तो क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविकी यानी कि एंटीबायोटिकों के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? जैसे प्लेग हुआ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू भी इसे कहते हैं, लेप्रोसी यानी कि इसको लेप्रोसी हो गया, और लेप्रोसी को हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, तो के उपचार के लिए एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। तो आज हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु, तो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो अम्लीय उत्पादों के उदाहरण जैसे कि सिट्रिक अम्ल है। तो सिट्रिक अम्ल का क्या है? एस्परजिलस नाइगर एक कवक है। तो एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई यानी कि जीवाणु है। तो ब्यूटरिक अम्ल का यानी कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम यानी कि एक जीवाणु है, तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि है, ठीक है। तो एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है, लाइपेज का यूज, ठीक है। तो आपने अवश्य
देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अब उसका रीज़न आगे ही देखने को पता चलेगा। तो पैक्टिनेजीज तथा प्रोटीएजीज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। पैक्टिनेजीज एंड प्रोटीएजीज पैक्टिनेजीज एंड प्रोटीएजीज होता है। तो स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का क्लॉट हटाने में यानी कि थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयघात के अग्रग अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। तो अन्य जैविक सक्रिय अणु यानी कि साइक्लोस्पोरिन ए होता है, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षी निरोधक इम्यूनो सप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा यानी कि पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। तो मोलस्कस परफ्यूरियस जो होता है ईस्ट से उत्पन्न इस स्टेनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम वाले करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा यानी कि संदमन निरोधन की तरह किया करते हैं। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। तो इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। तो नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी कि सीवेज भी कहते हैं। जो हम लोग वेस्ट मटेरियल बाहर जो हमारे नलों से निकलते मतलब नल से जो जल निकला उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग यूज़ करने से जो हमारा जल खराब हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहित मल यानी कि सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्मजीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन किया जाता है तथा अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। तो आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालुकाशम ग्रिट यानी कि मृदा तथा छोटे गुटिकाओं पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक अपवंक स्लज के नीचे बैठे यानी कि कण हैं, तो वह और प्लावी सुपरनेटेंट यानी कि बहिस्राव यानी कि इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है। तो बहिस्राव को प्राथमिक निःसादन सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो द्वितीयक उपचार अथवा जीव वैज्ञानिक उपचार, तो प्राथमिक बहिस्रावी को बड़े वायवीय टैंक में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवियों
की प्रबल सशक्त वृद्धि, उर्वरक, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। तो वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिर्स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिर्स्राव के बीओडी, इसी को हम लोग क्या बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। ठीक है, तो बीओडी ऑक्सीजन यानी कि बीओडी जो होता है, बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत करते। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्मजीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण की से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, तो एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिर्स्राव को निस्सादन सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड यानी कि फ्लाक्स उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रिय आपंक कहलाता है। सक्रिय आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय अपंक संपाचित्र यानी कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं, वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैस बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि यह ज्वलनशील होती हैं, इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक उपचार कैसे होता है? तो जो द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिर्स्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशिक चित्र ये रहा 8.7 में। ठीक है, अब उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्मजीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्मजीव हैं प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले ही तुलना में वाहित मल के एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचारों यानी कि संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है एंड इसलिए उपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। तो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जैसे योजनाओं का सूत्रपात किया है। ठीक है,
तो इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आए आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में जाए जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। तो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव, तो बायोगैस के एक प्रकार से गैसों यानी कि जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपर्युक्त उदाहरण जैसे कि गीले आटे का किण्वन, पनीर यानी कि चीज निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। तो यद्यपि कुछ बैक्टीरिया में जो सेलुलोजीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं, ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या करते हैं, मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। तो सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं, जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। तो यह जीवाणु पशुओं के रूमेन प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में सेलुलोजीय पदार्थ की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेलुलोज को हम मानव भी पचाने के योग्य हैं। इस प्रकार पशुओं के यानी कि ढंग उनमें, जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। तो गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिससे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। तो बायोगैस जो होता है संयंत्र एक टैंक है जो कैसा होता है, 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एक गोबर की कर्दम स्तरी भरी जाती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, जिसमें सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस उस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहाँ पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र 8.8 चित्र में दिखाया गया है, अभी हम उसको दिखा देंगे। तो भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तथा खादी किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है। तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र प्लांट को देखने जाएं, और जो लोग इसके प्रबंधन में जुड़े हैं उन लोगों से मिलें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो जैव नियंत्रित कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। तो आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशकों और पीड़कनाशियों नाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ठीक है, उसी से हम लोग नियंत्रित करते हैं। तो ये रसायन जो होता है मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। ठीक है, और ये पर्यावरण यानी कि मृदा भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। जो खरपतवार नाशी होता है वो खरपतवार को हटाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। यह भी जो होती है, यह हमारी मृदा को यानी कि मिट्टी को भी प्रदूषित करती हैं। तो इसमें जो आता है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। तो कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। तो ऑर्गेनिक फार्मर यानी कि कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। ठीक है, तो कृषक यानी कि कृषक के अनुसार जो होती है जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं। जो कीट होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, पीड़क भी कहते हैं, उन्मीलित न हो, वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रित स्तर पर एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलित तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, हानिप्रद द्वारा और लाभप्रद द्वारा जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा, तो इसको रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रित एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं की जाल की संख्या का विकास होता है। तो खेत प्राणी जात यानी कि फौना तथा पेड़ पौधे यानी कि फ्लोरा, पेड़ पौधों को हम लोग फ्लोरा कहते हैं एंड खेत प्राणी जात को हम लोग फौना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है का निर्माण करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मर कृषक में बहुधा दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणार्थ जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। तो इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रित विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रिता है वह काफ़ी हद तक घट जाएगी। ठीक है, जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन प्रस्ताव को महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूप से परिचित होता है। उदाहरणार्थ खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया जाता है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रित के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो जाना पहचाना भृंग यानी कि बीटल, जिन पर जो लाल काली धारियां पाई जाती हैं तथा व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई क्रमशः जो होती हैं एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने से अत्यंत ही लाभप्रद होती हैं। ठीक है, ये मच्छरों से एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद होती हैं, जो ड्रैगन फ्लाई होती है और बीटल होती हैं।
परंतु जहाँ तक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वहाँ बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएसिस यानी कि बैक्टीरिया जो होती है बैसिलस थुरिंजिएसिस बहुधा यानी कि बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। तो शुष्क बीजाणु यानी कि स्पोर्स सुगंधी थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह, ब्रैसिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा खा ली गई हैं पर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, छिड़काव किया जाता है। तो लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। तो जीवाणु रोग कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचता। लगभग पिछले दशक में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास में से वैज्ञानिक जो है बैसिलस थुरिंजिएसिस टॉक्सिन जीन को उत्पादों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़ा द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो बीटी काटन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक है, तो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। जो पादपों में रोग हो जाता है उत्पन्न, तो वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है, तो जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रित कारक हैं। तो ये बैक्यूलोवायरेसिस रोग ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरेसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रित कारकों की तरह किए जाते हैं, वे पॉलीहिड्रोसिस वायरस ठीक है जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशकों के उपचार के लिए अति उत्तम माने गए हैं। तो ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीटों पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाता है। तो ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिकी सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव आज के तौर तरीके के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरकों का एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक
ठीक है। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, ठीक है, लेग्यूमिनस पादप में। तो इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। तो राइजोबियम का जो निर्माण होता है, राइजोबियम नहीं, जो लेग्यूमिनस पौधा होता है, इन ग्रंथियों का निर्माण जो होता है राइजोबियम के सहजीवी संबंध के द्वारा होता है। तो यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकृत करते हैं और कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरण एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं, तो यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध यानी कि माइक्रोराइजा, जो कवक होता है वो पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो माइक्रोराइजा स्थापित करते हैं। तो ग्लोमस जीन्स के बहुत से सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में का कवकीय सूक्ष्म सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करते हैं, फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल व तोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्मजीव हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वह स्वपोषी सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे कि एनाबीना, नॉनस्टॉक, असिलेटोरिया, ये स्त्रीकृत में एग्जाम्पल में पूछा जाता है, ठीक है। एनाबीना, नॉनस्टॉक, असिलिटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। और हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने में उपलब्ध है। तो किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक भी भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रित भी कम हो रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग हो गई। तो आप लोगों को अगर रीडिंग करना हो तो सारांश मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरी दी बता रही थी जिनका हुआ था सिलेक्शन नीट में, तो वो बता रही थी कि सारांश यानी कि जो इंडेक्स वाला होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पढ़ लेना, पढ़ के ही जाना। इसमें दिया रहता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, आप हम छोड़ दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन मैंने आपको कहा था ये चित्र दिखाने के लिए, तो दिखा दूँ ये वाला, ठीक है। ये रहा टैंक संयंत्र का एक प्रारूपिक बायोगैस वाला संयंत्र है। तो ये गोबर जल है, गोबर और जल को डाला जाता है और यहाँ पे जो होता है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यहाँ से गैस निकलती है और यहाँ पे जो होती है गैस होल्डर होता है, ठीक है। और ये स्लज होता है, इसको हम लोग डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोज़ एक एक चैप्टर की 1 शॉट पढ़ती रहेगी, रीडिंग, ओनली रीडिंग। और अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक में हम बायो को जो जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको शॉर्ट ट्रिक में हम शॉर्ट वीडियो में डालते रहेंगे। और केमिस्ट्री के भी जो भी मतलब इजी में है या फिर उसको ट्रिक बनाया है तो उसको भी करके हम डालते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।